हम्म, आज हम लोग को पढ़ना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। लिखिए लिखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब से दूर भागती है। तब 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 एक ऐसी विशेष स्थिति तब एक ऐसी विशेष स्थिति तब एक ऐसी विशेष स्थिति एक ऐसी विशेष स्थिति जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस क्षण बने हुए आपतन कोण को तो उस क्षण बने हुए आपतन कोण को 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस क्षण बने हुए आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बने हुए आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के लिए अगर मैं कोई किरण, जैसे ये देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिए, ये एक तल हो गया। अब इसमें हमको किसी एक तरफ सघन लेना है और किसी एक तरफ विरल। ठीक है, मान लीजिए ऊपर हमने कौन सा माध्यम लिया, सघन और विरल में प्रायः जैसे मान लीजिए कि ऊपर आपका कांच है, पानी है ना, कोई भी एक माध्यम ले लेते हैं। जैसे कि ऊपर कांच है तो नीचे आप हवा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, है ना, लेकिन विरल लेना है। सघन एगो होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए। अब सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझें। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सघन प्रैक्टिकल करके भी बताए थे, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर। तो एगो अभिलंब बनाएंगे, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब आपको यहाँ पे एक बात बढ़िया से समझना है, यहाँ पे एकदम बढ़िया से समझिए। कभी आप क्या किए होंगे कि तालाब के पास में, जना के हम लोग ठेठ भाषा में पोखरा बोलते हैं, पोखरा में कभी कभी हम लोग अगर वहाँ पे नज़दीक रहते हैं तो मन में कभी क्या आता है कि वो पत्थर उठा लेते हैं, खिपटा उठा लेते हैं और उस पर छहलाने के लिए तिरछा मारते हैं, है ना। गेम खेलते हैं कि किसका कय टपा खा रहा है ना। जिसका जय टपा खाया वो जीत गया, ऐसा आप देखे होंगे। तो अगर तालाब में आप इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे कि ये तालाब का पानी ऊपर वाला तल है और आप खिपटा एगो चलाए, तो ये खिपटा अगर है तो ये टापा अगर यहाँ खाया, फिर यहाँ खाया और इसके बाद खा करके डूब गया, 3 बार टापा खाया, है ना। अब देखो इस तरह के पानी के तल पर, क्योंकि अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि पानी में कोई भी चीज़ हाई डेंसिटी का कोई भी चीज़ जाएगा तो डूब जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे डूबा, यहाँ नहीं डूबा, यहाँ भी नहीं डूबा, यहाँ जाके डूब गया। तो ग्रेविटी तो एक अलग काम करती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये देखने को मिला कि ये जब यहाँ से चलता है ना,
यहाँ से चलता है तो इस ये तल से कुछ एंगल बनाता है ना, और फिर ये एंगल बनाते हुए फिर ऊपर जब जाता है ऐसे ऐसे जाता है तो फिर इस तल से एक नया एंगल बना सकता है। ग्रेविटी उसको खींच के फिर वापस लाती है, फिर एक एंगल बना लेता है। जितना टप्पा खाए, पहला टप्पा दूसरा टप्पा जितना खाए, हमारा मकसद ये होता है कि हम इसमें टप्पा खिलाएं। लेकिन कभी कभी किसी का डूब भी जाता है डायरेक्ट। और पता है डूबने का कारण क्या हो सकता है? बताओ क्या कारण हो सकता है? पहली बार में ही गिर जाए, डूब जाए, उसका टप्पा नहीं खाए, तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि ये ज्यादा ऊपर से फेंक दिया। अगर ज्यादा ऊपर से फेंकेगा तो नीचे सीधे चला जाएगा, अतः तिरछा फेंकेगा तो टप्पा खाएगा। यानी एक बात तो तय है कि इसे टप्पा खाने के लिए यहाँ का एक एंगल होना चाहिए, एक ऐसा एंगल होना चाहिए जिस पर ये टप्पा खा सके। बुझाया? बस वही एंगल जो आपने अभी समझा, इसी एंगल को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब लाइट में क्रिटिकल एंगल, चूंकि हम लोगों का पूर्वज लोग चिन्ह परिपाटी दिया हुआ है। चिन्ह परिपाटी जब भी हम लोग बोलेंगे तो समझ जाना कि ओ ये सदियों से चलते आया हुआ नियम है, उसी को हम लोग को ढोते हुए चलना है। अब जैसे हमारे ख्याल से हमें बहुत अच्छा ये लगता है कि प्रकाश के परावर्तन का जो भी आदमी नियम बनाया, वो नियम कुछ सोचिए के बनाया होगा कि भाई ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ऐसा नियम बनाया गया है। अगर मुझे मौका मिले कि इस नियम को बदल के हम कुछ नियम में बदलाव कर दें और पूरी दुनिया इस नियम को परावर्तन का नियम कहे तो और अच्छा रहेगा। अब क्या बदलाव करें? ये वाले का नाम दे दें आपतन कोण और इसका नाम क्या दे दें? परावर्तन कोण, तो नियम चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? लेकिन देने वाले ने नियम क्या दिया है? अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। पर नियम ये भी हो सकता था, अब पता नहीं क्या रीजन रहा होगा कि ये नियम दिया गया। समझ में? रीजन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसको अगर आपतन कोण मानते तो यहाँ जो खिपटा वाला बात किए हैं यह आपतन कोण कहलाता, क्योंकि ये आपतित हो रहा है यहाँ। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे अभिलंब खींचा जाए तो उस कंडीशन में आपतन कोण कौन होगा? ये होगा। लाइट के लिए रूल रेगुलेशन जो पहले से चलते आ रहा है वो फॉलो करना है हम लोगों को। बोलिए इतना बात समझ में आया? अब आप लाइट में समझिए कि लाइट में ऐसा होता है क्या? लाइट तो बहुत तेज में चलता है। जब आप किसी पत्थर को फेंकते हो पानी में, वो टप्पा खा जाता है। आप फेंकते हैं तो आप जितना फोर्स लगाते हैं वो लाइट के स्पीड से थोड़ी जाता होगा, लेकिन लाइट का स्पीड तो सबसे ज़्यादा होता है। तो हम भी सोचेंगे कि यार क्या ये भी टप्पा खाता होगा? खाता है। ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इसका भी जवाब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। पहले समझते हैं कि ये होता है तो किस एंगल पर होता है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ दिमाग लगाइए। प्रकाश सघन से विरल में गया, सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अब हम एक किरण कोई भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किरण, ये हमने लिया। ये बताइए इसका वास्तविक पथ तो ये था, लेकिन ये सघन से विरल में आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। अब बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाओ कि ये हमारा आपतन कोण है आई, और ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आर अपवर्तन कोण है। ठीक है, अब ध्यान देना। अगर मैं इसको मान के चलूं कि मेरे पास एक टॉर्च है और उस टॉर्च से लाइट निकल रहा है, समझ रहे हो? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इस लाइट को यहाँ पे कर दूं, इसको यहाँ पे कर दूं, ऐसे यहाँ पे कर दूं, तो बताओ आर का क्या होगा? ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ में आया? ये वाला एंगल जो होगा ये बढ़ते जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा केस हमको मिल जाए, एक ऐसा केस मिल जाए कि ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाए? हो सकता है। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जब आ जाएगा तो अब ये टप्पा खाने के लिए तैयार है। अब इससे थोड़ा सा भी नीचे करेंगे, थोड़ा सा भी नीचे करेंगे तो ये लाइट ऐसे टप्पा खा जाएगा। बात बुझाया? तो ये पोजीशन जो देख रहे हो ये एकदम क्रिटिकल पोजीशन है। इसके नीचे अपवर्तन होगा और इसके ऊपर परावर्तन में यही ना होता है,
प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के पुनः पहले ही माध्यम में चला जाता है, तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। तो देखो बाबू, माध्यम दिया हुआ है, यहाँ पे एक माध्यम अलग, दूसरा माध्यम अलग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक विशेष एंगल पर, ये एकदम तल पर है, तनियों से इधर उधर हुआ, तनियों से, देखो इसी को क्रिटिकल कहा जाता है। क्रिटिकल कभी सुना होगा सब कि मरीज का पोजीशन काफी क्रिटिकल है, तो वहाँ क्रिटिकल का मतलब है का, या तो मर जाएगा नहीं तो जी जाएगा। तो क्रिटिकल पोजीशन, यहाँ भी क्रिटिकल वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब इसके नीचे क्या होगा? अपवर्तन, और इसके ऊपर परावर्तन। तो बाबू लोग यहाँ पे समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है। अगर परावर्तन हो गया और यह लाइट तुम्हारे आंख में चला गया, मतलब यहां से परावर्तित होकर लाइट अगर तुम्हारे आंख में चला गया, तो तुम्हें ये वाला लोकेशन दिखाई देगा, यहाँ वाला। समझ में आया? क्योंकि इस जगह से लाइट चल करके तुम्हारे आंख में जाएगा। अगर कोई बंदा इधर है और लाइट इधर से आके यहाँ से टकरा के यहाँ चला गया, तो मजेदार बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा? अगर ऐसा हो गया, ये वाला लाइट तुम्हारे आंख में चला गया, तो ये वाला जगह बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। समझ में आया? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप कांच में दरार पड़ जाए, तो कांच में पड़ी हुई दरार को आप देखिएगा, वो चमकीला दिखाई देता है। और इससे भी खूबसूरत एग्जाम्पल देखना है तो कभी हीरा को देखोगे तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। रीजन ये है क्योंकि उसके सतह से लाइट जो होती है ऐसे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है। समझ में आया? और ये लोकेशन जब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें चमकती हुई प्रतीत हो रही है, लग रही है कि यार ये चमक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। देखो, एगो परावर्तन का चमक अलग होता है, मैं दर्पण के परावर्तन का बात नहीं कर रहा, मैं उस जगह का बात कर रहा हूँ कि जिसके नीचे कोई माध्यम हो। अब ऐसा सोचो, यहाँ एगो दर्पण लगा देंगे, यहाँ से परावर्तित होगा, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें ऐसा यहाँ चमक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो चमक नहीं मिलेगा जो एक इस तरह के माध्यम में जिसमें नीचे एक माध्यम ऑलरेडी मौजूद हो और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाए। तो यहाँ देखिए, ये क्रिटिकल एंगल किसको कहेंगे अब समझिए, आपतन कोण का उस समय का पोजीशन। फिर से अब आपको हम दोनों बात बढ़िया से समझा दे रहे हैं। देखो, लाइट जो है ऐसे यहाँ पे आया, ठीक है, और ये लाइट जैसे, या इसको दूसरे कलर से हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई लाइट ऐसे आया, ऐसे आया, और आने के बाद ऐसे हो गया, बोलो ये तल पे है। तो उस कंडीशन में अब आपसे पूछा जाए, बताओ क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो आपको बोलना है कि जब प्रकाश की किरण, देखो एक लाइन में भी डेफिनेशन हो सकता है, हम एक लाइन वाला भी बताएंगे ताकि आप एग्जाम में भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल में किसी को समझाना हो तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो एक ऐसी विशेष स्थिति जिसमें अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाए, देखो हो गया है कि नहीं 90 डिग्री, एक ऐसी विशेष स्थिति जिसमें अपवर्तन कोण आर बराबर 90 डिग्री हो जाए, तब जो आपतन कोण होता है, आई से आपतन कोण को सूचित करते हैं, लेकिन उस क्षण जब आर का मान 90 हो जाएगा तब आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे, और इसे सूचित कैसे से करेंगे? सी से। आई ही किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। ये क्रांतिक कोण हो गया। अब तुमको हम बोले हैं ना कि इसके नीचे जाओगे, इसके नीचे तो ये अपवर्तन हो रहा है, अगर तिरछे भाग गया यानी कि 90 से ज्यादा हो गया, अगर आर का मान 90 से ज्यादा हो गया तो टापा खा के उधर भाग जाएगा, तो इस परावर्तन हुआ। लेकिन ये चमकीला दिखाई क्यों दिया? तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट जितना एनर्जी लेके आता है उतना एनर्जी इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए पूरा नाम इसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका नाम क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, तो आपको बोलना है कि जब आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। समझ में आया? या इसका उल्टा बोलो, ऐसे बोल सकते हो, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। दोनों में से कौन बोलो? यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। समझ में आया? 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है।
और इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? दूसरा डेफिनेशन ही बुक में मौजूद है। उसमें क्या है भाई? तो उसमें ये है कि यदि क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बोलिए, क्लियर हो गया? अपवर्तन भूल के मत लिखना, ये परावर्तन है। समझ में आ गया? अब देखो, इसके बेस पर अब आपसे सवाल पूछेगा क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए। अब आपसे पूछ दिया जाए कि क्रांतिक कोण का मान कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका है। तरीका क्या है? स्नेल का नियम। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्नेल के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे? स्नेल का नियम, बोलिए क्या पढ़े थे? साइन आई बटा साइन आर पढ़े थे, बराबर बोलिए V1 बाई V2 पढ़े थे ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, V1 बाई V2 को हम लोग और क्या लिखते हैं? μ2 बाई μ1। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं? अच्छा, λ1 λ2। इसका सिंबल क्या है? μ2 1 आए, हो सकता है ना? बच्चे ये बताओ, आई हमारे कौन से माध्यम को बताएगा? सघन के विरल? आर बताएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताओ, दो किस चीज को बताएगा? दो विरल की सघन, दो किसका? विरल, जिसमें माध्यम में प्रकाश जाता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है, तो दो किसको बताएगा? तो मैं थोड़ा देर के लिए इस सब हटा करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आई बटा साइन आर बराबर, यहाँ म्यू लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सघन, और यहाँ क्या लिख दिया? बस खाली दो के जगह पे क्या लिख दिए? अब इसका लिखने से क्या समझ में आ रहा होगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ, विरल वाले का अपवर्तनांक निकला है और किसके तुलना में निकला है? बोलो, इतना बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अब हम अप्लाई करते हैं विशेष स्थिति। यानी विशेष स्थिति का मतलब कि क्रांतिक कोण जब होगा, यानी जब आई बराबर कितना हो जाए? सी, तब बताओ आर का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो सी मतलब कि क्रांतिक कोण। अब इस मान को इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? साइन सी बटा में साइन 90 बराबर, बोलो क्या होगा? अच्छा, अब हम ना इस सघन विरल एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे। हम खाली म्यू लिख देंगे तब बुझा जाएगा। खाली म्यू लिख दिए, इसका मतलब बुझा रहा है इधर विरल है, इधर क्या है? सघन है। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं। नहीं, तुम लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ। आगे बताने से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपवर्तनांक को किस चीज से सूचित करते हैं? ठीक है, म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई भी, बस यही ना होता है। जब खाली अब म्यू लिखा हुआ हो, केवल म्यू लिखा हुआ हो, तो हमारे दिमाग में हवा आना चाहिए और एक और अन्य माध्यम आना चाहिए। ये बात बुझा रहा है? हवा और कोई और माध्यम। हवा कौन सा माध्यम है? सघन की विरल? विरल है। और पानी अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। क्रांतिक कोण की घटना सघन से विरल में होती है कि विरल से सघन? सघन से विरल। बच्चों ये बताओ कि अगर ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसमें प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है? विरल से सघन। क्या ऐसे केस में क्रांतिक कोण बनेगा? कभी नहीं। लेकिन फॉर्मूला म्यू बराबर सी बटा भी लिखा हुआ हो तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रकाश हमेशा कहाँ से कहाँ गया है? विरल से सघन। विरल से सघन गया है। तो मैं अगर विरल से सघन बोलूं, विरल से सघन, तो खाली म्यू लिखेंगे। विरल से सघन बोले तो समझ लो खाली क्या लिखा जाएगा? म्यू। अब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, साइन सी को साइन सी रहने दिए और साइन 90 का मान बताइए कितना? 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए साइन सी बराबर
और यहाँ पे नीचे कितना हो गया है 1। यहाँ पे क्या था, विरल था। और यहाँ पे क्या था, सब। मैं अगर कहूँ कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है, अच्छा इसको, इसके नीचे भी तो एक है, मैं इसको अगर पलट दूं 1/sin c कर दूं, ठीक है, तो बताओ प्रकाश की किरण सघन से विरल हो जाएगा कि विरल से सघन? बोलो, उल्टा हो जाएगा। यानी कि म्यू के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, विरल, और यहाँ क्या लिखाएगा, सघन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस चीज को हम लोग केवल म्यू लिखते हैं। इस चीज को केवल क्या बोलते हैं, आप याद कीजिए, जहां म्यू का मतलब होता है c/v। क्या इसमें ऐसा लिख सकते हैं? इसमें, सॉरी, इसमें नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अगर उल्टा कर देते हैं तो हम 100% ई वाला झंझट से दूर हो जाएंगे। खाली क्या लिख सकते हैं, म्यू। अब सीधे सीधे हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, 1/sin c। समझ में आया? तो हमारे पास अपवर्तनांक का एक नया फॉर्मूला है, म्यू बराबर 1/sin c। हमसे कोई पूछता है कि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला बताओ, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे म्यू बराबर 1/sin c। साइन म्यू क्या है, तो अपवर्तनांक है। किसी भी माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। तो आपसे पूछा जाए कि बोलो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अब किसके बराबर लिखा जा सकता है? हाँ, म्यू बराबर 1/sin c। अब मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद दिमाग में आ रहा है, तुम लोग सोच के बताओगे। इसमें और क्रांतिक कोण में सीधा संबंध है कि उल्टा? ये पता चलेगा साइन पर। साइन में एंगल बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? साइन का वैल्यू, वेरी गुड। तो इसका मतलब c बढ़ेगा तो साइन c बढ़ेगा, और साइन c बढ़ेगा तो म्यू घट जाएगा। बात बुझाया? इसमें कैसा संबंध हुआ, उल्टा। म्यू और c में उल्टा संबंध है। अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि उल्टा संबंध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा, अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा, और अपवर्तनांक कम हुआ तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। ये बात समझ रहे हो? दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अब मुझे बताओ, हीरा कठोर है, लेकिन हीरा का अपवर्तनांक जानते हो कितना होता है? 10 क्लास में पढ़ा होगा सर, 2.42 ये होता है ना। देखो अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा है इसका, अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा है। अब अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कम होगा। चलो, क्रांतिक कोण के लिए आपने डेफिनेशन सीखा। यहाँ पे हम क्रांतिक कोण को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान के चलिए ऊपर हमारा कौन सा माध्यम होना चाहिए, सघन, और ये क्या है, विरल। ये लोकेशन हीरा का है, ये पूरा जगह, सॉरी ये वाला पूरा जगह क्या है, हीरा। सघन का मतलब ऊपर हीरा है, और हीरा को आप देख रहे हैं तो हीरा चमक रहा है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि हीरा चमक रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा होगा, देखते हैं कैसे होता है। तो मान के चलो इधर हीरा है, नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब हवा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो हमारे दिमाग में ये बात फिक्स है कि यार इसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना, तो क्रांतिक कोण जरूर कम होगा, क्रांतिक कोण बहुत कम होगा। और एक्चुअल में क्रांतिक कोण आपतन कोण को ही तो कहा जाता है, लेकिन वो एक विशेष स्थिति है आपतन कोण। और आपतन कोण किसे कहते हैं, जो अभिलंब के साथ बना है। अब मैं 3 को केस बता रहा हूँ, तीनों केस में बताओगे। ये मैं लाइट को ऐसे नहीं लेके बेंड नहीं कर रहा, मान के चलो ये 3 केसेस हैं, ये लाइट इधर जाने वाले, ठीक है। मुझे बस इतना बताओ, इसमें नीचे वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं कि ऊपर वाला? ऊपर वाले को आपतन कोण कहते हैं, क्योंकि ये अभिलंब है। तो क्रांतिक कोण ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? यस, ऊपर वाला होगा। तो मुझे ये बता सकते हो, इसमें 3 केसेस नजर आ रहे हैं तुमको, इसमें कौन सा केस हीरा के लिए परफेक्ट हो सकता है? केस 2, केस 3, केस 1, कौन सा? केस 1। केस 1 में ये एंगल देखो, केस 2 में ये वाला एंगल देखो, और ये वाला एंगल देखो, और अपवर्तनांक देखो। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ हीरा है ना, और हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो बताओ कौन सा केस? केस नंबर 3। समझ में आया?
यानी कि इसे फिसलने के लिए कम एंगल भी होगा तो फिसल जाएगा। अच्छा, आप नदी वाला अभी बात समझे हैं कि ऐसे टापा खाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, तो हई नीचे वाला एंगल देख रहे हो बहुत कम होगा तभी टापा खाएगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसे केसेस में डूबने का चांस है। हीरा के लिए मजेदार बात क्या है, हीरा को अगर ऐसे भी फेंक रहे हो लाइट को तो तिरछा भागेगा, लेकिन क्या ऐसा और सब में होगा? नहीं। इसके पीछे कारण है इसका अपवर्तनांक, मतलब कि इसमें लाइट टपक तो बहुत कम एंगल पर भी खा सकता है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 5.6 है और एक और अन्य पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 5.7 है, अब आपसे पूछा जाए कि किसका क्रांति कोण सबसे कम होगा? 5.7 का, क्योंकि अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांति कोण कम हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अब इस पर हम लोग का कुछ सवाल हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, लिख लेंगे इसको डेफिनेशन को बढ़िया से। देखिए, क्रांति कोण पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 है तो इस माध्यम में क्रांति कोण का मान बताइए। तो अभी भी मैंने बताया कि अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin c, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए अपवर्तनांक कितना दिया है, तो यहाँ 1.4 लिख सकते हैं, 1/sin c, यही ना हमको निकालना था। चलो sin c को उधर लेकर चले जाओ, तो sin c बराबर 1/1.4। बोलो 1.4 को √2 बोलते हैं, तो हम sin c बराबर 1/√2 लिख सकते हैं, और sin c बराबर क्या हो जाएगा? sin 45 डिग्री। बोलो c बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो क्रांति कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, ऐसा बना सकते हो, एगो रफ करो, ये क्वेश्चन देखो तो ट्राई करो, तो एक रफ करके बताओ। वो लाइट बुता दो जी, ये वाला ज्यादा लाइट। आंसर कितना? 2 आ रहा है भाई, और किसी का? 2, सबका 2 आ रहा है। दो, सबका 2 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्रांति कोण का मान 30 डिग्री। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, म्यू बराबर साइन सी। तो म्यू का मान निकालना है, तो 1/sin और सी का मान 30 डिग्री। साइन 30 का मान क्या है? 1/1/2, और पलट जाएगा तो 2 आंसर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखते हैं। आपके सामने एक सवाल है, आपको सोचना है और सोच करके आपको हाथ उठाना है केवल। पढ़िए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश की किरण प्रवेश करता है। ऑप्शन ए पर कोई है, बी पर, सी? बहुत अच्छा समझ रहा है सब तुम लोग। कांच से हवा, हमारे माइंड में होना चाहिए कि चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो या क्रांतिक कोण, दोनों के लिए कंडीशन, शर्त क्या है? शर्त ये सघन से विरल। हवा और पानी में ये विरल है, ये सघन है, तो विरल से सघन कभी होगा ही नहीं। पानी, कांच, फिर विरल सघन आ गया, लेकिन कांच से हवा सघन विरल, तो ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझा है सब। ये बताओ, पैंतालीस डिग्री, हाथ उठाओ। वाह, बहुत अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया तुम लोग सोचते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 45। कैसे लाए? तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2। तो हम म्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? 1/sin c लिखते हैं, है ना। और अपवर्तनांक का मान क्या लिख दिए? √2, और 1 क्या है? sin c। तो sin c को इधर लेकर चले गए, तो 1/√2 हो गया। अब sin c बराबर क्या हो जाएगा? sin 45, और इसको काट दिए तो c बराबर कितना हो गया? आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? c। नालायक कहीं का ऐसे करके आएगा सब बर्बाद हो जाएगा।
बेशरम कहीं का समझा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब क्रांतिक कोण से अधिक हो। खूब गच हो गया। ओह इहो सही हो गया, बहुत बढ़िया। अरे नलायक, क्रांतिक कोण पूछता तब आंसर 45 होता। तुमको अभी अभी बताए हैं कि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ऊपर गए प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। यहाँ पे परावर्तन की ना बात किया है। तो परावर्तन तब होगा जब एंगल 45 से एको को ज्यादा रहे। तो इनमें ज्यादा कौन है भाई? गलत है, आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया, 45 मार्क आए। बस अलबत देखा है सब। कितना खुश हो के बताया है सब। अरे ये कौन न बता दी, 45 होगा। चलो अब हाई पढ़ के बताओ, यही तो जीवन में ना बने कबू। एक तालाब में √3 अपवर्तन, ये नहीं बनेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा था बोर्ड में। देखिए भरा हुआ है और एक तालाब में √3 अपवर्तनांक का तरल भरा हुआ है। एक तालाब है, उसमें एक तरल यानी द्रव जो भी है वो, उसका अपवर्तनांक कितना है? √3 है। √2 गहराई, मतलब गहराई √2 मीटर है, में एक मछली है और मछली ऊपर के कितना क्षेत्रफल को देखेगी? मतलब अगर मछली भीतर है तो क्या पूरा तालाब के पृष्ठ को देख लेगी या कुछ ही भाग तक देख पाएगी? कुछ ही भाग देख पाएगी। तो हमें वही जानना है। देखो समझो, तुम लोग से नहीं होगा, ये हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा एकदम। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो जगह है ये तालाब है, मान लिए। मछली कहाँ है? तालाब में कितना नीचे है? अच्छा, इसमें जो अपवर्तनांक है म्यू का वैल्यू कितना है? √3 है, यही ना है? अच्छा, और इसमें गहराई ये वाला, ये तल हो गया, तो ये गहराई कितना है? √2 है। मछली कहाँ पर है? √2 गहराई में, मतलब मछली यहाँ पे है। अच्छा, √2 गहराई यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ मछली है। √2 गहराई तक ही जाना है। अब √2 मछली इस लोकेशन पर है, तो मछली यहाँ से ऊपर के कौन कौन सा एरिया, यहाँ इधर भी, यहाँ। अब तालाब है तो तालाब जो होगा, पानी ऊपर पूरा एकदम उसका होगा, तब तालाब का कौन कौन हिस्सा वो देख पा रही है। कहने का मतलब है कि कहीं तालाब के किनारे कोई आदमी खड़ा है या कोई जानवर है, उसको वो देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है, कितना एरिया वो कवर कर पाएगी, यही हम लोग को जानना है। तो तुम लोग ये बताओ, कोई भी चीज दिखाई कब देता है? जब प्रकाश का किरण वस्तु से टकरा के हमारे आंख में आए। मछली अगर कोई वस्तु देख रही होगी तो प्रकाश कहाँ से होगा? वस्तु से आंख में कि आंख से वस्तु में? तो लाइट तो ऊपर से आएगा। मान के चलो लाइट यहाँ आया, तो यहाँ से अब अभिलंब खींचोगे तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मोनो कि अभिलंब की ओर मुड़ा तो यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, यहाँ से आया तो, यहाँ से आया तो, अब आप यहाँ पे बात को समझिए। कोई तो ऐसी एक विशेष स्थिति होगी, कोई तो एक ऐसी विशेष स्थिति होगी जिसमें क्रांतिक कोण बन रहा होगा, और क्रांतिक कोण जब बनेगा तो बताओ क्या होगा? सतह पर ही किरण रह जाएगा। अगर सतह पर किरण रह जाएगा तो किरण ऐसे हो जाएगा और इधर ऐसे हो जाएगा, तो कुछ ही ऐसा एरिया है जो मछली देख पाएगी नहीं। तो इधर क्रांतिक कोण बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? क्रांतिक कोण। और जब क्रांतिक कोण से आने वाला जो लाइट होगा, वो लाइट क्या मछली की आंख में प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? वस्तु से आएगा ही नहीं, तो ये वाला और ये वाला एरिया वो नहीं देख पाएगी, इतने दूर के एरिया वो देख पाएगी। बात समझ में आया? तो बोलो, बीच में एगो वृत्त बना तो वृत्ताकार एरिया बनेगा। अब हम लोग को ये जानना है कि ये एरिया होगा कितना, क्योंकि यही निकालना है आपको। तक आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र नहीं देख पाएगी, तो क्रांतिक कोण या उससे ज्यादा वाला कोण का वो नहीं देख पाएगी। क्रांतिक कोण के से कम रहे तो उसको क्या कर सकता है? देख सकता है। अब यहाँ पे हम ये वाला लोकेशन को क्रांतिक कोण समझ ले रहे हैं। समझ में? और ये एक वृत्त बन जा रहा है।
सुनो, अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। हाँ, हमको ये बताओ कि ये वाला हाइट कितना है? ये वाला हाइट √2 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला मान मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसको r मान लें, त्रिज्या r मान लिए। अच्छा, ये बताओ यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल हमारा C हो जाएगा ना, ये हमारा सतह हो गया, समझ में आया? तो अब इस एंगल को अगर हम C मान ले रहे हैं तो बता सकते हो tan C बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, अगर ये C हो गया तो C बराबर, हमको R का मान चाहिए, बोलो, R बटा में √2 हो जाएगा। अच्छा, एक और बताओ कि म्यू का फॉर्मूला, इसका म्यू कितना है? तो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? साइन सी पढ़े हैं। तो म्यू का मान √3 है, तो 1 बटा में साइन सी, तो बोलो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर हम कहें कि ये P है और ये कितना है H, तो बोलो B कितना होगा? h² माइनस P² का √ओवर, ये होता है। तो बोलो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 √2 आएगा। अच्छा, अब इतना आ गया, तो अगर हम कहें कि tan का मान बताओ क्या होगा? tan C, तब P बटा B होता है। तो P बटा B अगर हम लिख ले रहे हैं तो tan C किसके बराबर हो गया? P का मान 1 और B का मान कितना हो जाए? √2। अच्छा, अब देखो तो यहाँ भी आपको tan C है और यहाँ भी tan C है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से में r बटा √2 किसके बराबर हो जाएगा? √2 कट जाएगा तो r बराबर 1। अब हम जानते हैं कि इतना ही एरिया मछली देख पाएगी, तो मछली को देखने का क्षेत्र वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, πr², और r का मान कितना है? 1, तो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर, तब पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मतलब मीटर स्क्वायर। इतना एरिया 3.14 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वो देख पाएगी। बोलिए क्लियर हो गया बात? चलिए, अब आप लोग जो है इसको पहले लिख लीजिएगा। क्रांति कोण का डेफिनेशन हो गया है, नीचे लिखिएगा क्रांति कोण का शर्त, 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 शर्त लिखा गया। नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल में होना चाहिए, सघन से विरल में होना चाहिए, सघन से विरल में होना चाहिए। हो गया दूसरा नियम। दूसरा शर्त, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। हो गया? चलिए इसको बना लीजिए, चलिए इसको उतारिए। लिखिए इसके नीचे, प्रकाश का पूर्ण स्टार देकर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखने आ जाएगा कि लिख दें? लिख लीजिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इंग्लिशवा देखिए, इसका इंग्लिशवा जो होगा ना वो यहाँ बोर्ड पे है, देखिए ये रहा टोटल, ये रहा इंग्लिशवा टोटल हिंदी, ये देखिए ना भी लिख दे रहा है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिशो के नु एकदम बहुत बढ़िया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, 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 तो प्रकाश पुनः अपने, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, पुनः अपने माध्यम में लौट आती है। पुनः अपने माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 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 नीचे शर्त लिख के डैश दीजिए, शर्त लिख कर डैश। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला नंबर बोले हैं ये, ठीक है। नंबर 1 में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा अपवर्तन है, सॉरी, इसमें आप लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल में होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल में होना चाहिए। जो पहला नंबर बोले ना उसी के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वो लिखो या ऊपर वाला लिखो, एक ही बात हुई। बोले क्लियर हो गया। अगले दिन अभी आप नोट कर लेंगे इसके बाद, लेकिन अगले दिन हमें याद दिलाइएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताने के लिए, जैसे मृग मरीचिका का बनना, मरीचिका, कस्तूरी, ये सब जितना है अगले दिन हमको याद दिलाइएगा, ठीक है। अभी आप इसके बाद इसको नोट कर लेंगे।